नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार रात 8 बजे से लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसके चलते आज दूध, दवा, सब्जी सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व बाजार बंद रहेंगे। इस दौरान बाजार को सैनिटाइज किया जाएगा। किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इस एक दिन के लॉकडाउन में अपने कार्य स्थलों को जा रहे या लौट रहे श्रमिकों, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियों सहित कई लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की छूट रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। सीएम योगी ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं और सीएम के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सेवाएं बंद रहेंगी। उनकी बसें और इलेक्ट्रॉनिक बसें नहीं चलेंगी। इस संबंध में शनिवार को गोमती नगर और दुबग्गा सिटी बस डिपो के एआरएमओ को दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं और रविवार को ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा का संचालन पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट रहेगी। तो यूपी में आज लॉकडाउन, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। कोरोना की चैन कड़ी को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। संडे को आज ये लॉकडाउन है। दूध, दवा, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि जो जरूरी सेवाएं हैं वही जारी रहेंगी, अन्य सारी सेवाएं बंद रहेंगी। टेम्पो, ऑटो रिक्शा, बसें शहर में नहीं चलेंगी, ये बंद रहेंगी। हालांकि निजी दुकानें जो भी हैं वो भी सारी बंद रहेंगी। कुछ जरूरी सेवाओं के लिए ही ये लॉकडाउन में लोग आ जा सकते हैं। तो बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए ये योगी सरकार का बड़ा कदम, चैन कड़ी को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज लॉकडाउन है। पूरा उत्तर प्रदेश आज लॉकडाउन के दौरान बंद है और इस दौरान घर से वही लोग बाहर निकल सकते हैं जिन्हें बेहद आवश्यक कार्य हो, या जिस तरीके से दूध, दवा और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे, बस सर्विस भी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो छात्र जिनके एग्जाम हैं वो आ जा सकते हैं और उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में माना जाएगा और ये निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को कि जो भी जरूरी सेवाओं के लिए लोग आएंगे जाएंगे, उनका आईडी कार्ड ही पास माना जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए तो लखनऊ में लगभग 6000 के पास मामले पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़े हैं। राजकुमार, जिस तरीके से आज पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ जरूरी एसेंशियल सर्विस ही जारी रहेंगी और किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में आज की? जी योगेश जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर अपना भयावह रूप लेती जा रही है, उसको देखते हुए यूपी में जो है स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। यूपी सहित प्रयागराज और अन्य ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लग चुका है। वैसे तो नाइट कर्फ्यू भी लगा है और रविवार के दिन जो है जो 35 घंटे का है, कहीं 36 घंटे का है, ऐसा भी लॉकडाउन लगा है जो संपूर्ण लॉकडाउन है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत भयावह है। और इसमें बात करें तो लॉकडाउन में आज के दिन जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड पर यदाकदा ही लोग निकल रहे हैं और ऐसे में यूपी का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये जो तीसरे चरण का आज जो है जो नामांकन पत्र भरे थे उनका जो है आज चुनाव चिन्ह मिलना है। तो फिर प्रशासन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है बाहर आने के लिए कहा है जो कैंडिडेट होंगे, उनके पास एक पर्ची होगी, वही लोग बाहर आएंगे। ऐसे में जो है जो एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि मेडिकल सेवा है और जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। इस प्रकार से जो है पुलिस पूरी तरीके से जो है अपनी व्यवस्था से दुरुस्त की है। जी बिल्कुल राजकुमार, लेकिन जिस तरीके से मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदेश में जो मामले आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र किया जाए तो लगभग 6000 के पास
ये मामले दर्ज किए गए हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, सरकार है कि लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का प्रयोग करिए, लेकिन इसके बाद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से पहले फेज से भी अधिक प्रभावी तरीके से ये दूसरे फेज का जो कोरोना का लहर आया है और ये लोगों को प्रभावित कर रहा है, फिर भी लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, जिसका देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग अब जो दूसरी लहरें से भयक्रांत हैं। जैसे पिछली बार जो है संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था, लोग जो बाहर प्रदेश में रहने वाले थे, चाहे दिल्ली, मुंबई या पंजाब के रहे हो, वो लोग अब वहां से वापस पलायन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है कहीं लापरवाही दिखाई पड़ रही है। जो बसें आ रही है या जो ट्रेनें आ रही है, उनमें गिने चुने लोगों की ही जो है चेकिंग की जा रही है। इससे कोरोना के केसेस लगातार यहाँ पे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और वही अगर बात करें तो जो जनता है वो भी जो है कहीं ना कहीं नासमझी का दिखाई पड़ रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि लोग मास्क लगाए हैं तो कहीं मास्क जो है गले के नीचे लगाए हैं या लगाए ही नहीं है, जेब में रखे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होती जा रही है और यहाँ पे मृत्यु दरों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल राजकुमार, लेकिन अगर राजधानी में जो मातहत बैठे हुए हैं अगर उनका जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी वो संक्रमित हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो खुद संक्रमित हैं, उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ गए हैं और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो कोरोना की चपेट में हैं। तो आखिर ये जो सरकार द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि जनता को कोई समस्या नहीं होगी, जब ये खुद आइसोलेट हैं तो जनता को समस्याओं का सामना जो समस्याएं आएंगी उनका निराकरण करेंगे कैसे भाई? जिस प्रकार से ये जो जनता के ये यहाँ के नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं या उनके कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, ये सारे कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं और वो खुद आइसोलेट हो गए हैं। तो ऐसे पे जो है प्रशासन को एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके सामने कि किस प्रकार से इसको डील किया जाए, किस प्रकार से लोगों को सड़क पर उतर के समझाया जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी भूमिका चाहिए कि वो खुद समझदार बने और आगे आए। इसमें ये जो महामारी है ये किसी को पहचान नहीं रही है, किसी को न जात न धर्म, सारे के सब पर जो है अटैक होगा, चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, सब लोग को समझदारी से काम करना है। घर पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी। अगर बाहर जाते हैं तो इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी हो तभी बाहर जाएं। इस प्रकार से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब यही बात की जाती है कि जो बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है योगी सरकार के द्वारा। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना अपना भयावह रूप दिखा रहा है। देश में रिकॉर्ड किए गए 2,61,500 नए केस, नए मामले आए हैं और 1,501 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। अगर पिछले 24 घंटों का जिक्र किया जाए तो महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। अभी तक देखा जा रहा था कि लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि भारत में कोरोना के उतने मामले नहीं आ रहे हैं जितने अन्य राज्यों में आ रहे हैं अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए। लेकिन अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए, उन मामलों को देखते हुए अब अमेरिका के बाद कोरोना के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है। 1,501 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के। भारत के बाद ब्राजील सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, भारत और उसके बाद ब्राजील, यानी दूसरे पायदान पर भारत कोरोना के मामले पर खड़ा हुआ है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ सरकार को भी समझने की जरूरत है और सरकार को बेहद संजीदगी भरे कदम उठाने की भी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो आम जनता को तो डराने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी डराने वाले मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद भयावह और डरावने हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अमेरिका के बाद भारत अब दूसरे पायदान पर खड़ा है और भारत का अगर जिक्र किया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित राष्ट्र है वो महाराष्ट्र है। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, और सरकार दावे कर रही है कि उनके पास सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो सरकार इस तरीके से बयानबाजी दे करके क्या अपना पल्ला झाड़ लेगी? जी देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है, तमाम एहतियात के लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि 65% कोरोना संक्रमण सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में है। ऐसे में देश के अन्य भागों में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मुंबई महाराष्ट्र नंबर 1 चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात करती है, वो कहीं न कहीं पोल खोलने वाली बात है। हमारा सरकार के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है जो स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई जगह जो है ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, तो कई जगह पर बेड की कमी है। ऐसे में मरीज जो है, कई लोग अपने घरों में ही इलाज करवा रहे हैं, तो हालात बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है उनके पास जो व्यवस्था वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार उनको पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार बार बार ऑक्सीजन की बात कर रही है या फिर अन्य सुविधाओं की बात कर रही है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, अगर जिस तरीके से आपने बेड का जिक्र किया गया और ऑक्सीजन सिलेंडर का जिक्र किया, ये तो महाराष्ट्र का ही जिक्र नहीं, तस्वीरें जो आ रही हैं पूरे देश से सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के लिए आपने एक और बात बताई कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो महाराष्ट्र सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। तो क्या इस तरीके के आरोप लगा करके केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र अपने कर्तव्यों से बच सकती है और जनता को काल के गाल में ढकेलने का काम कर सकती है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब पलायन का भी काम शुरू हो गया है महाराष्ट्र से, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी देखिए, महाराष्ट्र मुंबई आर्थिक राजधानी है। यहाँ लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाने के लिए आते हैं। ऐसे में जिस तरह से पिछले 9 महीने लॉकडाउन में थे, उसके बाद 2 महीने फिर जो है कहीं न कहीं लोगों की गाड़ी पटरी पर आ रही थी, लेकिन इस दौरान फिर से जो है एक बार मिनी लॉकडाउन के नाम पर पूरी तमाम पाबंदियां लगा दी गई है। आर्थिक स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है, वो भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार को घेरने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो बेड की लगातार कमी आ रही है। तमाम मरीज ऐसे हैं जो आए दिन शिकायत करते हैं कि उनको एडमिट होने के लिए जगह नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर उनके सही समय पर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर उनके पास जाते नहीं है। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को लेकर लगातार लोगों को आरोप है कि वो सुविधाएं उनको मिल तक नहीं रही है। हालांकि कागज पे बड़ी तमाम सुविधाएं की बात की जाए, लेकिन हकीकत में सुविधाएं नदारद दिख रही है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार इन तमाम मामलों से बच नहीं सकती। हालांकि जिस पत्र लिखकर केंद्र सरकार से भले से ऑक्सीजन की बात की हो, फिर अन्य सुविधाओं की बात कर रही हो कि उनको मुहैया करवाया जाए। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, इन आरोपों के बाद वो बच नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं सत्यप्रकाश सोनी, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र सबसे पहले पायदान पर खड़ा हुआ है। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शनिवार को चिंताजनक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन बेड बहुत तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि बेड बढ़ाए जाए। उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में हम बड़े स्केल पर बेड बढ़ा पाएंगे। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगभग 1300 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध होने की बात कही थी, लेकिन एक दिन में ही स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। शनिवार को बयान जारी कर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 24,000 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर 24 से ज्यादा हो गई है। स्थिति काफी गंभीर है। दिल्ली में अब ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। वहीं ट्विटर पर जारी किए गए इस बयान में
केजरीवाल ने यह भी कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए हमें मजबूरी में वीकेंड कर्फ्यू लगाना पड़ा। हम अगले कुछ दिनों तक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अगर स्थिति और गंभीर होती है तो आपकी जिंदगी बचाने के लिए और इसे नियंत्रित करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उन लैबों पर भी कार्रवाई करने की बात कही जो समय पर जांच रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत आ रही है कि टेस्ट में पिछले कुछ दिनों से 3-4 दिन लग रहे हैं। इसका कारण है कि कुछ लैब में क्षमता से ज्यादा सैंपल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसी लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो क्षमता से ज्यादा सैंपल उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं देते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के प्रति भरोसा जताते हुए केजरीवाल ने कहा, कोरोना की लड़ाई के दौरान हमें केंद्र सरकार से हमेशा मदद मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार हमें पूरी मदद देगी। आज अफसरों की बैठक में सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि कोई भी दवाइयों की कालाबाजारी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, दिल्ली से संवाददाता है। राजीव, क्या कुछ और जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान आ रहे थे कि उनके पास बेड की कमी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन एक ही दिन में उन्होंने अपने बयान को पलट लिया और अब कह रहे हैं कि स्थिति बेहाल होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे यही चीज समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो खुद कह रहे हैं कि बेडों की अब कमी होने लगी है। क्योंकि पहले मुझे ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से भी कि हम हर तरीके से कोशिश करेंगे स्थिति ना बिगड़े, मगर अब स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 24,000 से ज्यादा के आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। मगर जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, यहाँ तक कि डॉक्टरों तक की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है। और यहाँ तक कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जा रहा है। और पिछले 24 घंटे के अंदर यही कहा जा रहा है कि 24 घंटे से जब ज्यादा के समय कोई भी नहीं लेगा लैब, और कहीं ना कहीं टेस्टिंग की जो है प्रक्रिया उसको 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट देनी होगी। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार ने पहले भी उनकी मदद की थी और अब की बार भी दोबारा से मदद करेंगे। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा तो बैठक की जो संख्या कम हो रही है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ाई जाए, केंद्र सरकार भी मदद करे, चाहे वो पहले जैसे रेलवे कोच दिए गए थे उनके माध्यम से हो या फिर कहीं और सुविधाएं हो, वो तकरीबन अभी केंद्र सरकार की तरफ से अभी नहीं मिल पाई। मगर हाँ, दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। मगर देखना है कि दोनों सरकारें मिलकर कब तक काम करेंगी, क्योंकि जनता को अभी राहत चाहिए और राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू के अंदर जनता लापरवाही करके बाहर निकल रही है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से बाहर निकलने का बहाना ढूंढा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं बिल्कुल दिल्ली पुलिस कोशिश करती है। दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती बरती हुई है। यहाँ तक कि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने भी सख्ती बरतने के लिए कह दिया गया है कि सख्ती बरती जाए। अगर ये बात नहीं सुधरे 2-4 दिनों के अंदर तो कहीं ना कहीं कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का ही दिल्ली सरकार के पास एक समाधान रह जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोगों को राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही है और सबसे बड़ा जो जिक्र आपने किया कि कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि जो क्या इसी लॉकडाउन को लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है कि जनता के हित के लिए, आपके जीवन की रक्षा करने के लिए वो ठोस कदम उठाए जा सकते हैं या उठा सकती है दिल्ली सरकार, तो क्या इसी बात का उन्होंने ये सांकेतिक रूप से बयान दिया है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बात करें कंप्लीट लॉकडाउन की, तो दिल्ली सरकार ने 2-3 बार इस तरीके के संकेत दे दिए कि जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, अगर जनता इसी तरीके से पालन नहीं करेगी तो कोविड गाइडलाइन का, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी। फिर उनके बाद वो कोई ऐसा समाधान नहीं रह जाएगा जिससे कहीं ना कहीं जनता को राहत दी जा सके। मगर जिस तरीके से अभी तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, सख्ती बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया, मगर कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। और जिसकी वजह से अभी भी पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 24,000 से ज्यादा के आंकड़े आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए बार बार अरविंद केजरीवाल सरकार जो है बार बार यही चीज कह रही है कि जनता सहयोग करे, केंद्र सरकार सहयोग करे। अगर जनता और केंद्र सरकार दोनों सहयोग नहीं करेंगे तो फिर दिल्ली सरकार के पास एक ही समाधान रह जाएगा, वो है कंप्लीट लॉकडाउन। मगर दिल्ली सरकार जनता के लिए बार बार अपील कर रही है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, अस्पतालों के अंदर ज्यादा। ठीक है राजीव, लेकिन जिस तरीके से जनता से अपील कर रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली सरकार ने ये लाख दावे किए हैं और दावे करती रही है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और चिकित्साओं की सुविधाएं और इसके साथ शिक्षा की सुविधा बेहतर है
और आपको याद होगा जिस तरीके से लगातार इस बात के भी दावे किए जा रहे थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि मोहल्ला क्लिनिक है, आखिर वो मोहल्ला क्लिनिक अब कहां गए? स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि खुद अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि अब हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार बार बार जनता से अपील कर रही है, मगर एक चीज की दिल्ली सरकार ने फिर कमी कर दी, क्योंकि जिस तरीके से छोटी मोटी जो बीमारियां होती थी वो पहले अस्पताल में जाते थे, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बिल्कुल लगातार जिस तरीके से छोटी मोटी बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक में जा सकते थे, लेकिन कोविड-19 के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड चाहिए। चलिए आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं रोक कर लेते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस ने एक बार फिर सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोरोना का नया रूप बहुत संक्रामक है और जरा सी लापरवाही इस महामारी को न्योता देने की तरह है और बार बार हाथ धोने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपको खान पान पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी डाइट से ही इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा और आप खुद को कोरोना से बचा पाएंगे। जिस पर WHO का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए किस तरह की डाइट लेना जरूरी है। अपनी डाइट में कई तरह के ताजे फल और अनप्रोसेस्ड फूड शामिल करने चाहिए, जिससे आपको जरूरी विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट मिल सकेंगे। और फल, ताजी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। शाम को समय हल्की भूख लगने पर कच्ची सब्जियां और ताजे फल खाएं। सब्जियों को ज़्यादा पका कर न खाएं, वरना इसके जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। अगर आप डिब्बाबंद फल या सब्जियां खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उनमें नमक और शक्कर ज़्यादा ना हो। अधिक जानकारी के लिए हम खुद इस बारे में डॉक्टर अंशुमान कुमार से जानकारी लेते हैं, जो कि एक लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, WHO ने बताया है कि किस तरीके से बचने के तरीके बताए हैं। खाने पीने का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है, ये WHO ने कहा है। और खाने की उन्होंने बताए हैं कि किस तरीके से क्या खाने चाहिए। फास्ट फूड पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि खाने से बचना चाहिए और ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल खाने चाहिए। तमाम तरीके से जिस तरीके से आपकी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको मजबूत करने के लिए WHO ने ये जानकारी दी है और कहा है कि आप अपनी डाइट को मेंटेन करें। डाइट में कोई लापरवाही न करें, क्योंकि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत हो गया तो उसके बाद आप काफ़ी हद तक इस महामारी से लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं। लेकिन यदि आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपकी जाहिर है कि आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी अच्छे तौर पर नहीं होगी, जिससे आपको ऐसे लक्षण आने की जल्द ही आशंका जताई जाती है। तो इसको लेकर के WHO ने ये बात कही है कि आप खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान दें इस दौरान, क्योंकि कोरोना महामारी से बचना है और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ ही साथ हैंड वॉश की भी बात कही जा रही है और उसके साथ ही साथ आप अपने खाने पीने के तौर तरीकों को भी सही करने की जरूरत होती है। WHO ने ये बात कही है। तो WHO की तरफ से ये बात कही गई है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी भयावह रूप लेती नजर आ रही है, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के और हैंड वॉश के साथ ही साथ आपको बता दें कि अपनी डाइट को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। WHO ने ये बात कही है और क्या खाने की ज़रूरत है वो भी WHO ने बताया है कि जिस तरीके से ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां खाएं और फास्ट फूड जैसी चीज़ों से आप परहेज करें। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं पर सख्ती लगाई गई है। कुंभ में संक्रमण के मामलों के बाद राज्य सरकारें अब सख्त हो गई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा था हरिद्वार के कुंभ में, उसके बाद अब राज्य सरकार सख्त हो गई है। कोरोना जांच के बाद ही क्वारंटीन भी अनिवार्य होगा। राज्य में लौट रहे श्रद्धालुओं को दिल्ली, ओडिशा में 14 दिनों का क्वारंटाइन कर दिया गया है कि जो भी श्रद्धालु वापस आएंगे उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। MP सरकार ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार से जो भी श्रद्धालु लौट रहे हैं, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने नियम जारी किए हैं और इस बात की जानकारी देते हुए जिस तरीके से ये कहा गया है कि कुंभ में संक्रमण के मामले के बाद अब राज्य सरकारें सख्त नजर आ रही हैं
और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल में करने के लिए ये राज्य सरकारों का बड़ा कदम बताया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।